हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आईएल बोर्ड बाई भैया जी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग केमिस्ट्री के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो आने वाला केमिस्ट्री क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम तथा सीबीएसई 2025 बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के लिए बनाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए बाबू लोग। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली बीटा डी ग्लूकोज एज इज मोनोसैकेराइड यूनिट। ओनली बीटा डी ग्लूकोज को कंटेन करता है। ठीक है, देखिए इस सवाल का हल करने से पहले हम लोग थोड़ा और दो चार बातें जान लेते। देखिए बीटा डी ग्लूकोज सिर्फ रहता है सेलुलोज पे, ये हम लोग को पता है, लेकिन मोल्टोज पे क्या रहता है ये हम लोग को जानना है। मोल्टोज पे रहता है 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। मोल्टोज पे क्या रहता है बोलिए? 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। चलिए सुक्रोज का जान लेते। सुक्रोज में रहता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज रहता है। ठीक है, सुक्रोज में क्या रहता है बोलिए बाबू लोग? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। चलिए स्टार्च पे क्या रहता है जान लेते। ओनली अल्फा ग्लूकोज रहता है, ओनली अल्फा ग्लूकोज रहता है। ठीक है, हम लोग के लिए करेक्ट आंसर कौन सा आंसर जा रहा है बाबू लोग? ऑप्शन सी जा रहा है, सेलुलोज। सेलुलोज पे क्या रहता है? बीटा डी ग्लूकोज रहता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे मोल्टोज पे क्या रहता है, आप लोग बोलिएगा 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज रहता है मोल्टोज पे। सुक्रोज पे क्या रहता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज रहता है। स्टार्च पे क्या रहता है? अल्फा ग्लूकोज रहता है स्टार्च पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन ऑफ आर बाई पी इज 4.62 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इज के इक्वल टू 2.31 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अभी देखिए हाफ लाइफ हम लोग को क्या करना है? निकालना है, फाइंड करना है। हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए जो मेरा जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता करना है हम लोग को? रेट कांस्टेंट का यूनिट को देख के पता करना है। यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन को दर्शा रहा है बाबू लोग। ठीक है, कौन सा रिएक्शन को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है? 0 ऑर्डर रिएक्शन को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया जो हम लोग का जो गिवन क्वेश्चन है वो किसके बेस पे करना है? 0 ऑर्डर रिएक्शन के बेस पे करना है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के बेस पे हम लोग का हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बटा 2K होता है। के मतलब रेट कांस्टेंट। के मतलब क्या होता है बाबू लोग? रेट कांस्टेंट होता है। अभी देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है 4.62 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर, जो दिया हुआ है यूनिट समेत में लिख दिया आप सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद 2K का वैल्यू बैठाना है। 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है। K का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2.31 इंटू 10⁻²।
यूनिट क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। देखिए पूरा वैल्यू ऊपर के वैल्यू के साथ काटाकुटी चला जा रहा है, मोल मोल कट गया, इधर लीटर इनवर्स और लीटर भी कट गया, तो हम लोग का रह गया सेकेंड इनवर्स। ऊपर उठेगा तो आंसर क्या आएगा, 1 सेकेंड। आंसर क्या आ रहा है बोलिए, 1 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन से ही जा रहा है, ऑप्शन ए से ही जा रहा है, 1 सेकेंड। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है बाबू लोग तो अपने बड़े भाई के लिए थोड़ा वीडियो को अपना दोस्त यारों के साथ साझा कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When C6H5COOCH3 C6H5COOCH3 is treated with वाटर, वाटर मतलब H प्लस और OH माइनस का बात हो रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, बेंजोइक एसिड एंड इथानोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए से ही आंसर जा रहा है, बेंजोइक एसिड एंड इथानोइक एसिड। मतलब एक मिलेगा C6H5COOH और दूसरा मिलेगा CH3COOH। आशा करता हूँ अब सभी को समझ में आ रहा है बाबू लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है। ऑप्शन ए में CH3F, ऑप्शन बी में CH3Cl, ऑप्शन सी में CH3Br, ऑप्शन डी में CH3I। हम लोग के लिए सही आंसर जा रहा है CH3Cl। देखिए कभी कभी इसका ऑर्डर भी मांगता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर मांगता है, तो मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूँ आप सभी के सहूलियत के लिए। CH3Cl, उसके बाद कौन आएगा, CH3F, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू लोग, याद रखिएगा। CH3Br, उसके बाद CH3I। क्यों Cl हुआ, F क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट मेकिंग कर रहे हैं मेरे साथ, कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, इसी कारण से होता है। और एक कारण है चार्ज सेपरेशन इज लार्जर इन CH3Cl, चार्ज सेपरेशन इज लार्जर इन CH3Cl देन दैट ऑफ CH3F। दो कारण, दो रीजन अब सभी के साथ मैंने साझा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू लोग। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मैच द कलम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए लैंथेनॉइड व्हिच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनॉइड व्हिच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा लैंथेनॉइड शो करता है, सीरियम शो करता है बाबू लोग। कौन सा लैंथेनॉइड शो करता है बोलिए, सीरियम शो करता है, ठीक है। सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, ठीक है, याद रखिएगा। सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जेनॉन 4F1 5D1 6S2, ठीक है। चलिए कुरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप सभी के साथ साझा कर दे रहा हूँ। कुरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, Rn 5F7 6D1 7S2। थोड़ा देख के जाइएगा बाबू लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 5F7 6D1 7S2। और लुटेशियम का क्या हो जाएगा गुरुजी, लुटेशियम का हो जाएगा जेनॉन 4F14 5D1 6S2, 4F14 5D1 4F14 5D1 6S2, ठीक है, लुटेशियम का हो गया।
लुटेशियम का एटॉमिक नंबर लिख लीजिए 71 होता है, एटॉमिक नंबर 71 होता है। सीरियम का एटॉमिक नंबर लिख लीजिए 58 होता है, और कुरियम का एटॉमिक नंबर लिख लीजिए 96 होता है। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लैंथेनॉइड व्हिच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए सीरियम करता है। ठीक है, इसका मतलब आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू लोग, यहाँ पर ऑप्शन हम दिए नहीं आप लोग को। ठीक है, 1 के साथ कौन जा रहा है बोलिए, बी जा रहा है, 1 के साथ बी जा रहा है। 2 के साथ कौन जा रहा है, सी जा रहा है, 2 के साथ सी जा रहा है। एक्टिनॉइड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन RN5F7 6D1 7S2, RN5F7 6D1 7S2 कौन जा रहा है बोलिए, 2 के साथ सी जा रहा है, 2 के साथ सी जा रहा है, और 3 के साथ ए जा रहा है। लैंथेनॉइड व्हिच हैज 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए 4f14 5d1 4f14 5d1 6s2 कौन जा रहा है, लुटेशियम जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब 3 के साथ कौन जा रहा है, 3 के साथ ए जा रहा है। ए हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। 1 का बी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 का बी हो गया, 2 का सी हो गया, और 3 का ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। Which one of the following gates correctly represent the increase in the paramagnetic property of the ion, increase in the paramagnetic property of the ion पूछा जा रहा है। देखिए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बोलिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है आप सभी को। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं टाइटेनियम का, देख लेते। ठीक है, टाइटेनियम का क्या होता है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं। आर्गॉन होता है, आर्गॉन 3d2 4s2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर्गॉन 3d2 4s2 है, टाइटेनियम 3+ में यहाँ पर सब जगह में उपलब्ध है। तो हम लोग को इसको कर लेना है टाइटेनियम 3+, मतलब क्या हो जाएगा, आर्गॉन 3d1। देखिए 2 गो 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 3+ मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 गो इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब 1 गो इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 गो इधर से गया, 1 गो इधर से गया, तो 3d1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोलिए, 1। टाइटेनियम के बाद हम लोग किसे देखेंगे, हम लोग क्रोमियम को देखते हैं। चलिए क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिखते चलिए मेरे साथ बाबू लोग। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन 3d5 4s1, 3d5 4s1। अभी यहाँ पर क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम 3+ है मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से चला गया, 1 गो 4s से जाएगा और 2 गो इधर से जाएगा, मतलब 3d3 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलिए, 3 गो रहेगा। उसके बाद हम लोग को देखना है Fe2+, Fe को देख लेते। ठीक है, Fe क्या होता है, Fe का होता है आर्गॉन 3d6 4s2। अब हम लोग को Fe2+ देखना है, मतलब हो गया आर्गॉन 3d6। चलिए 3d का बॉक्स बना लेते हैं बाबू लोग, 1 2 3 4 5। 3d का बॉक्स कितना होता है बोलिए, 5 गो बॉक्स होता है, 5 गो इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप हो जाएगा, 6 तो इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन आके इधर फिलअप हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4 हो गया। चलिए आप Mn का देखते हैं, Mn आर्गॉन 3d5 4s2 Mn2+ है,
मतलब आर्गॉन 3d5 मतलब 5 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। 3d5 मतलब कितना गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू लोग? 5 गो। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है? सबसे ज़्यादा Mn2+ हो रहा है। सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn2+ में है। उसके बाद किस में है बोलिए? Fe2+ में है। उसके बाद Fe2+ में है। उसके बाद किस में है? Cr3+ में है। और सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Ti3+ में है। ऑप्शन डी हम लोग के लिए सही आंसर जा रहा है। ऑप्शन डी हम लोग के लिए सही आंसर जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है बाबू लोग, ठीक है। हम लोग के लिए सही आंसर कौन सा जा रहा है बोलिए? Ti3+ लेस देन Cr3+ लेस देन Fe2+ लेस देन Mn2+, क्योंकि Mn2+ में 5 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d5 है, तो 5 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4 और एक इधर सिंगल रहेगा, तो 5 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। Fe2+ में 4 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्रोमियम 3+ में 3 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। और Ti3+ में 1 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू लोग, कृपया इसका कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ एगो क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखिए बाबू लोग, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? आयरन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? याद रखिएगा आयरन। विटामिन B12, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है बाबू लोग। कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 26 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27 है। याद रखिएगा। आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा, आर्गॉन 3d6 4s2, आर्गॉन 3d7 4s2। कृपया आप सभी से मेरा निवेदन है, इससे पहले जो 3 गो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिखाया, ठीक है, वो 3 गो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। इसी के साथ एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के रखिएगा बाबू लोग, ठीक है। एग्जाम में आ ही सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग भूल जाइएगा तो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है बाबू लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट का विटामिन B12 का डिफिशियंसी में एक डिजीज़ होता है, डिजीज़ का नाम लिख लीजिए, पर्नीशियास एनीमिया होता है। विटामिन B12 के डिफिशियंसी में कौन सा एनीमिया होता है बाबू लोग? पर्नीशियास एनीमिया होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल रहता है? आयरन मेटल रहता है। एटॉमिक नंबर 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d6 4s2। विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d7 4s2 है। विटामिन B12 का डिफिशियंसी डिजीज कौन सा है? पर्नीशियास एनीमिया होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है इससे, ठीक है, याद रखिएगा। इतना ही कह सकता हूँ आप सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। राइट द आयोनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7। आयोनिक इक्वेशन मांग रहा है आप सभी से। कौन सा इक्वेशन मांग रहा है बाबू लोग? आयोनिक इक्वेशंस मांग रहा है फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 विथ FeSO4। किसके साथ? FeSO4 के साथ। देखिए आयोनिक इक्वेशन मांग रहा है तो आयोनिक फॉर्म में लिखना है K2Cr2O7, मतलब यहाँ से 2K+ और क्या निकल रहा है? Cr2O7 2- निकल रहा है। तो Cr2O7 2- को पकड़ के हम लोग को रिएक्शन लिखना है। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन? Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6Fe2+। एरो दे के बाद क्या लिखिएगा प्रोडक्ट में? 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस 7 वाटर, 6Fe3 प्लस 7 वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ H2S का रिएक्शन मांग रहा है। कौन किसका रिएक्शन मांग रहा है बोलिए? H2S का रिएक्शन मांग रहा है। तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 को हम लोग को लिखना है Cr2O7 2- प्लस 8H प्लस 3H2S। एरो दे के बाद क्या लिखना है?
प्रोडक्ट में 2Cr3 प्लस, क्या लिखना है बोलिए, 2Cr3 प्लस प्लस 3S प्लस 7 वाटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू लोग। Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 3H2S, एरो के बाद प्रोडक्ट में लिखना है 2Cr3 प्लस प्लस 3 सल्फर प्लस 7 वाटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन किसे कहते हैं, चलिए देख लेते। द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ एक्सप्रेशन पे कैसे हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंटली दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दिया रहेगा तभी हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते। कोई अगर आप लोग को बोलेगा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग से कहा गया रेट इक्वल टू क्या दे दिया गया बोलिए, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर 3/2, इसका ऑर्डर मांग रहा है, इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दे दिया गया है, रेट इक्वल टू के थर्ड ब्रैकेट में ए टू दी पावर 1/2 थर्ड ब्रैकेट में बी टू दी पावर 3/2। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर एक्सपोनेंट के जो पावर में रहता है उसका ऐड होता है। देखिए आंसर देखिए, द ऑर्डर्स ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब पावर में जो रहेगा रिएक्टेंट का उसको सम करना है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2, 2 एलसीएम हो गया, तो इधर से आपका 1 आएगा और इधर से 3 आएगा, 1 प्लस 3 4 हो गया, 4/2 2 हो गया। तब इसका मतलब एक कौन सा ऑर्डर वाला रिएक्शन हो गया, सेकेंड ऑर्डर टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया बाबू लोग। ठीक है, ये जो रिएक्शन है कैसा टाइप का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड करिएगा 1, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 से 2 डिवाइड करिएगा 1 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, 1 प्लस 3 4, 4/2 इक्वल टू 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं हम लोग। एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करते कैपिटल ई सफिक्स में स्मॉल ए। चलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के कारण से कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू होता है उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग एक एक्सप्रेशन से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हो। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बाबू लोग। के इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस EA/RT। यहाँ पर के रेट कांस्टेंट हो गया, ए इक्वल टू आरएनएस कांस्टेंट हो गया, EA इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट हो गया, टी इक्वल टू टेम्परेचर हो गया। आशा करता वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा बाबू लोग तो वीडियो को कृपया थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को साझा कर लीजिएगा। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बाबू लोग।